नमस्कार मित्रों, आज 14 सितंबर यानी भारत में जिसे हम हिंदी दिवस के रूप में जानते हैं और मनाते हैं, क्योंकि आज के दिन 1949 में हिंदी भाषा को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकृत किया गया और देवनागरी लिपि को इसकी मान्य लिपि तथा हिंदू अरबी अंकों के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप को हमारे आधिकारिक अंक की मान्यता दी गई। हिंदी दिवस सिर्फ एक दिन हिंदी भाषा को मनाने की औपचारिकता नहीं है। हिंदी तो हमारे जनमानस में इस तरह घुली मिली है मानो दूध में शक्कर। भले ही हम किसी भी प्रांत के हों, किसी भी धर्म के हों, कोई भी भाषा भाषी क्यों न हो, हर भारतीय हिंदी में बातचीत कर सकता है। चाहे वह बहुत साहित्यिक शब्द न बोले, लेकिन आम बोलचाल के स्तर का संवाद तो कर ही सकता है और अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकता है। इसका कारण है कि हमारे देश की बहुत सारी बोलियों ने और प्रांतीय भाषाओं ने हिंदी के शब्द भंडार में बहुलता से योगदान दिया है। लगभग हर प्रदेश ने, हर राज्य की भाषा ने हिंदी को अपनी संस्कृति का परिधान पहनाया है। तो आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में हमारे साथ जुड़े हैं हिंदी भाषा के दो मूर्धन्य साहित्यकार, कवि श्री चंद्रमोहन तिवारी, जो कि गुजरात साहित्य अकादमी द्वारा अलंकृत किए जा चुके हैं, और श्री अभिलाष दवे, जो कि कवि भी हैं और लेख व कहानियां भी लिखते हैं। आज आप दोनों चर्चा कर रहे हैं स्थानीय बोलियों से बढ़ती हिंदी पर, और इस चर्चा का संचालन कर रही हैं दीपशिखा दुर्गापाल। नमस्कार और हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामना। आज हमारे बीच में हैं हिंदी के दो विद्वान। हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य के विकास में, हिंदी भाषा के वर्धन में दोनों ही अपने अपने रूप में संलग्न हैं। तो आप दोनों का हार्दिक स्वागत है। आपका भी हार्दिक स्वागत है। मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगी कि हिंदी की समृद्धि और विकास में आंचलिक बोलियों का योगदान क्या रहा है, कितना रहा है? चंद्रमोहन तिवारी जी। सबसे पहले तो हिंदी की बात उठी है जी, तो भारतेंद्र जी का मुझे एक दोहा याद आ रहा है कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को शूल। प्रताप नारायण मिश्र जी ने भी कहा है कि यदि चाहो साचो कल्याण, तब मिली सब भारत संतान, जपो निरंतर एक जुबान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। क्या बात, ये हिंदी की अच्छी बात रही है। और रामचरितमानस को तो कौन भूल सकता है, जो अवधी में लिखा गया है। सूर सागर को कौन भूल सकता है, जो ब्रज भाषा में लिखा गया है। और खड़ी बोली में जो दूसरे साहित्य हमारे पास उपलब्धि है। और हमारा जो आदिकाल है वो तो हमारे अपभ्रंश से भरा पड़ा है, जो राजस्थानी प्रभाव को देता है। हम शायद में थोड़ी ये बात चर्चा कर लें कि पुरानी हिंदी अवहट्ट को कहा गया है, जो अपभ्रंश के बाद का ही रूप है, जो 1000 ईस्वी के आसपास में चालू हो गई थी। तो हिंदी भारत के बहुसंख्यक लोगों की भाषा होने के साथ विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। हिंदी ऐतिहासिक दृष्टि से युग युग की मध्य देशीय भाषाओं संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि की उत्तराधिकारी है। वस्तुतः हिंदी संपूर्ण देश में व्याप्त है। व्यवहार में यह राष्ट्रभाषा है, हालांकि संविधान में इसे राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। पश्चिम में अम्बाला छावनी से लेकर पूर्व में पूर्णिमा, बिहार व बंगाल की सीमा तक, तथा उत्तर में बद्रीनाथ से लेकर खंडवा जो मध्य प्रदेश में आता है, उसकी दक्षिणी सीमा है, वहां तक हिंदी बोली जाती है। इस तरह हिंदी का विस्तार बहुत अधिक है। इस विस्तृत क्षेत्र के अंतर्गत बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान व मध्य प्रदेश शामिल है। इस पूरे क्षेत्र को ही हिंदी प्रदेश कहा जाता है। और इस हिंदी प्रदेश के अंदर हमारी हिंदी की बहुत सारी उपभाषाएं हैं, जिनमें विभिन्न बोलियां आती हैं। तो उन उपभाषाओं, जो विभिन्न बोलियां हैं, उन पर प्रकाश डालने के लिए और हिंदी भाषा के उद्भव पर प्रकाश डालने के लिए मैं अभिलाष दवे जी से संबोधित हूं। आप बताएं इसके बारे में। मेरा ये अनुभव और मानना है, कोई भी भाषा हो, उसकी समृद्धि, उसका विकास, उसके अंदर में निरंतरता जो आती है, वो उसके प्रयोग करने वालों, उसका व्यवहार करने वालों और उसके बोलने वालों से आती है। जैसे जैसे
समुदाय सामाजिक रूप से बढ़ता जाता है, फैलता जाता है, उसके साथ साथ भाषा भी जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक गतिमान होती है, एक दूसरे तक प्रवाहमान होती है। और इस तरह से भाषा का जो थोड़ा थोड़ा रूप, अपन कहते हैं ना कि 10 कोस में भाषा बोली बदल जाती है, भाषा बदल जाती है करके, तो वो बात होती है। हमारा देश भारत एक बहुभाषी, बहु अलग अलग विविध संस्कृतियों वाला, सभ्यताओं से समय समय पर जो सभ्यताओं का असर हुआ उसका देश है। इसलिए यहाँ पर इस प्रकार की विविधता बहुत बड़े पैमाने पर हमको देखने में मिलती है। हिंदी जो है, आज का जो रूप है वो हिंदी, और जहां से शुरू हुई हम जिसे हिंदी कहने लगे उसमें काफी अंतर है जी। हम अगर सोचें तो जब तक अंग्रेज भारत में नहीं आए थे तब तक जो बोलियां थी, स्थानीय बोलियां, जिसमें भक्तिकाल पूरा का पूरा, हम कहें कि भक्तिकाल जो है वो एक तरह से भारतीयता को जोड़ने में और भक्तिकाल ने भारतीयों को एक बनाने में, एकजुट करने में बड़ा योगदान दिया है। तुलसीदास जी है, सूरदास जी है, मीरा है, जायसी है, आपके रसखान है, कबीर है, ये सारे लोग जो है कहीं न कहीं अपने धर्म और धार्मिक मान्यताओं से अलग हटकर, अपनी आस्थाओं से अलग हटकर, रसखान जी ने कृष्ण की भक्ति की है, मीराबाई ने भी कृष्ण की भक्ति की जी। सब ने अलग अलग ढंग से भक्ति काल में अपने जो भाव व्यक्त किए, उसमें एक बात पैदा हुई कि उन्होंने सबने मिलकर के ईश्वर का मानवीकरण कर दिया। तुलसीदास जी को भी देखिए तो ईश्वर का मानवीकरण होने से पूरा का पूरा साहित्य हमारे जन समुदाय के बीच में बड़ी आसानी से प्रसारित हुआ, और आज भी हमारे जन जन की जुबान पर वो सुनने को मिलता है। इस प्रकार से मेरा ख्याल है कि हिंदी उन्हीं सब चीजों से मिलकर के, इसमें उर्दू भी आ जाती है, उर्दू फारसी भी आती है, ये सारी चीजें मिल करके आज जो स्वरूप है हिंदी का है, वो उस स्वरूप में हम हिंदी को देखते हैं। बहुत अच्छी तरह से और बहुत सशक्त उदाहरणों के माध्यम से आपने समझाया। और यहाँ पे मैं श्री चंद्रमोहन तिवारी जी आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि जो उपभाषाएं हैं हिंदी की और जो बोलियां हैं, तो उनके बारे में कुछ आप ज्यादा स्पष्टीकरण देना चाहेंगे? जी। हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। पश्चिमी हिंदी है, पूर्वी हिंदी है, राजस्थानी हिंदी है, बिहारी हिंदी है और पहाड़ी हिंदी है। अब पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली आती है। आज जो हम बोल रहे हैं ये खड़ी बोली का ही एक सुधारात्मक रूप है। हरियाणवी है, ब्रजभाषा है। ब्रजभाषा हम कहते रहे बोली, लेकिन बोल रहे हैं ब्रजभाषा। ऐसा इसलिए है कि ब्रज का विराट साहित्य था और एक समय पूरे उत्तर भारत से लेकर हिंदुस्तान में ब्रजभाषा बोली जाती थी। यहाँ तक कि गुजरात में भी ब्रजभाषा की पाठशाला होती थी, तो इसलिए उसे ब्रजभाषा का नाम दिया गया। जैसे कि अभी दवे जी ने कहा कि हम बोलियां जब विकसित हो जाती है, उनका विपुल साहित्य हो जाता है, तो भाषा का रूप ग्रहण कर लेती है, तो इसलिए उसे ब्रजभाषा कहा जाता है। साथ में पश्चिमी भाषा में बुंदेली और कन्नौजी भी आती है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी आती है, रामचरितमानस की अभी चर्चा हुई। बघेली है, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी हिंदी है, मारवाड़ी है, जयपुरी है, जिसे ढूंढाड़ी भी कहा जाता है। हाँ, मेवाती है। मेवात एक प्रदेश है, वहाँ मेव लोग रहते हैं, इसलिए वहाँ पे मेवात प्रदेश कहा जाता है, और वहाँ बोली जाने वाली बोली को मेवाती कहा जाता है। हालांकि उसका साहित्य विपुल मात्रा में नहीं है। मालवी है, मालवी तो मालवा मध्य प्रदेश और जो राजस्थान की सीमा है वहाँ। बिहारी हिंदी में सबसे मुख्य बात करें तो भोजपुरी है। भोजपुरी फिल्में तो खूब देखी जाती हैं। वो उत्तर प्रदेश, बिहार से हट करके गुजरात और दूसरे प्रदेशों में भी भोजपुरी चलती है। विदेशों में भी, मॉरिशस में, दूसरे देशों में भोजपुरी, और फिल्मों के जरिए भोजपुरी ने हिंदी का अच्छा प्रचार किया है। मैथिली है, मैथिली के कवि विद्यापति हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा साहित्य रखा, उनको कौन भूल सकता है। मगही है, ये भी इसी के अंतर्गत आती है। पहाड़ी की हिंदी के अंदर बात करें तो गढ़वाली आती है, कुमायूनी आती है और नेपाली भी आती है। और जो हिमाचल प्रदेश है, वहाँ की जो बोलियां हैं
कुल्लू मनाली वाला जो क्षेत्र है वहां भी पहाड़ी हिंदी बोली जाती है जी। अब हम थोड़ी सी बात कर ले जो हमारी बोलियां हैं जिनको हम करें। जी हाँ, एक प्रश्न अभिलाष दवे जी से करना चाहूंगी कि मूलतः तो आप गुजराती भाषी हैं, गुजराती भाषी, लेकिन आपका तो काफी लंबा समय हिंदी भाषी क्षेत्र में रहा, छत्तीसगढ़ में। जी, तो अब आप बताएं छत्तीसगढ़ी की क्या विशेषता रही है और जिस पर आगे प्रकाश डालेंगे श्री चंद्रमोहन तिवारी। मैं मूलतः गुजराती हूँ, लेकिन चूंकि मेरी शिक्षा दीक्षा और पूरा जीवन 50 साल का लंबा जीवन है वो छत्तीसगढ़ में हुआ, तो उस वजह से क्या है कि मुझे वहाँ की जो सांस्कृतिक पहचान है, वहाँ बोली जाने वाली भाषा, वहाँ बोली जाने वाली हिंदी, इन सब का काफी मेरे अंदर में उसका प्रभाव पड़ा हुआ है। छत्तीसगढ़ कहते ही ऐसा लगता है कि वो एक ऐसा क्षेत्र है, पहले मध्य प्रदेश में था वो, मध्य प्रदेश के अंदर में भी जो अलग अलग क्षेत्र है जैसे कि मेवाड़ है, बुंदेलखंड है, छत्तीसगढ़ भी अलग है, तो छत्तीसगढ़ की पहचान वहाँ की बोलियों को लेकर के बड़ी विशिष्ट रही है, शुरू से ही रही है। छत्तीसगढ़ लौकिक साहित्य है वहाँ, उस पर आऊंगा मैं। वहां पर देखिए छत्तीसगढ़ की बड़ी पहचान है। आपने वहाँ के प्रख्यात नाटककार हबीब तनवीर जी का नाम सुना होगा, जिन्होंने चरणदार चोर लिखा, वो बड़ी विश्व प्रसिद्ध हुई है वो रचना जी। वहाँ छत्तीसगढ़ी और हिंदी दोनों में बराबर रूप से लिखने वाले साहित्यिक लोग हैं, जैसे नारायण लाल परमार थे, फिर जगदलपुर से थे हमारे लाला जगदलपुरी, वो हिंदी में भी लिखते रहे, छत्तीसगढ़ी में लिखते रहे। उन्होंने वहाँ बस्तर के अंदर की जो स्थानीय बोलियां हैं, जिसमें हल्बी, भतरी, गोंडी आता है, उसमें से उन्होंने हल्बी और भतरी में बहुत साहित्य लिखा, अपराध लिखा उन्होंने। फिर आते हैं आपके वहाँ के मेहरून निसा परवेज जी का आपने नाम सुना होगा, वहाँ हमारे जगदलपुर की ही थी वो, उन्होंने सारिका में काफी कुछ कहानियां लिखी, कहानीकार रही प्रसिद्ध। आपको शानी जी का नाम ख्याल आता होगा, शानी जी ने एक उपन्यास लिखा काला जल, वो बड़ा प्रसिद्ध उपन्यास है, आकाशवाणी ने उसका लगातार धारावाहिक बनाकर प्रस्तुत किया है, तो वो भी हमारे जगदलपुर से थे। वो मतलब छत्तीसगढ़ क्षेत्र से भी बराबर हिंदी के लिए योगदान मिला है जी, कभी रहे हैं जी। अब हम अगर बोलियों की बात करें, जैसे पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत सबसे बड़ी पहली बात तो खड़ी बोली, आज हम जो बोल रहे हैं खड़ी बोली, जी जी जी। खड़ी बोली हम बोल ही रहे हैं, हालांकि इसे भाषा के रूप में यूज कर रहे हैं। हमारे संविधान के अंतर्गत खड़ी बोली का जो देवनागरी लिपि का रूप है, इसे स्वीकार किया गया है संविधान में। देवनागरी के संबंध में मैं एक चीज जानना चाहूंगी कि ये नाम देवनागरी किस तरह से उत्पन्न हुआ। तो मैं चूंकि गुजरात में रहता हूं, तो मैं कहूंगा कि गुजरात का ये गौरव है, मतलब क्योंकि गुजरात के एक राजा थे राजभट्ट, उनका एक शिलालेख पाया गया जिसमें सबसे पहले ये देवनागरी लिपि का इस्तेमाल हुआ था। वाह भाई वाह। उसके बाद से देवनागरी लिपि आई। अच्छा, चूंकि वो यहाँ पे नागर ब्राह्मण रहते थे, तो इस देवनागरी जो इसमें नागर शब्द है, ये नागर ब्राह्मणों के जरिए आया। अच्छा। और देवनागरी हमारी जो हिंदी है वो संस्कृत से उद्भूत है, संस्कृत से निकली हुई है, तो संस्कृत को देव भाषा कहा जाता है, इसलिए हमने नागर और देव को जोड़ दिया और ये देवनागरी शब्द बन गया। वाह, ये गुजरात की एक तरह से गौरव है, योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। गुजरात का बड़ा योगदान रहा है। ब्रज भाषा यहाँ सीखी जाती थी। आज जो हिंदी का विवाद चल रहा है, ये विवाद हमारे हिंदुस्तान में है ही नहीं है, ये बनावटी लग रहा है। देखिए, मतलब देवनागरी शब्द भी आया एक अहिंदी भाषी हिंदी प्रदेश से। जी, तो ये एक हमारे भारत की विशेषता है कि जहाँ पर हम हर संस्कृति का, हर भाषा का सम्मान करते हैं। कुछ अपवाद स्वरूप कुछ हो जाते हैं इस प्रकार की घटनाएं, लेकिन वो सिर्फ अपवाद है। मूल रूप से तो हमेशा हमने हर संस्कृति का सम्मान किया, और गुजरात की ये एक खासियत है कि यहाँ पर कभी भी हिंदी को लेकर के कोई विरोध या गतिरोध कभी नहीं हुआ। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। ये हमें राज्यों प्रदेश जैसा ही लगता है जी। ये गुजरात के लोगों की विशेषता है। अच्छा, अब खड़ी बोली की बात कर रहे हैं, तो खड़ी बोली को हिंदुस्तानी भी कहा जाता है, सरहिंदी भी कहते हैं, और बोलचाल के सही नाम में ये असल कौरवी है, कुरबन से रहा है, इसे खड़ी बोली इस तरह से रहा है। फिर दूसरी एक हरियाणवी आती है,
जो हरियाणा प्रांत में ज्यादातर बोली जाती, पानीपत, सोनीपत, जंद या गुड़गांव है, वहां पे बोली जाती है। फिर हमारी ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा का तो कहना ही क्या, ब्रज भाषा का विपुल साहित्य है, सूर सागर ब्रज भाषा में ही रचा गया है। इसमें श्रीमद् भागवत व हरिवंश पुराण का भी उल्लेख इसके अंदर आता है जी। अब इसकी अगर हम थोड़ी सी विशेषता की बात करें तो यहाँ पे र ध्वनि है और न के रूप में बदल जाती, जैसे गणेश है ये गणेश हो जाता है, इसी तरह से रा है ला के ध्वनि में बदल जाती है, रा का रूप भी इस तरह से बदल जाता है। वो हर जगह हाँ, हर प्रदेश के हिसाब से बोलियों में होता है। पंजाब में भी वो रा नहीं बोला जाता है। हाँ। बुंदेली है, बुंदेलखंड के जो कवि रहे, जैसे तुलसीदास का प्रदेश तो हो रहा है, हालांकि उन्होंने अवधि में लिखा है। तो यहाँ से केशवदास, बिहारी, मतिराम, श्रीप्रति, रसद पद्माकर, ये सब बुंदेल प्रदेश से निकले हुए कवि हैं और इन्हें काफी कुछ दिया है। कन्नौजी का कोई साहित्य तो ज्यादा नहीं रहा है, लेकिन ये कानपुर, हरदोई, शाहपुर, फरीदाबाद, इटावा, पीलीभीत में ये बोलियां विपुल मात्रा में बोली जाती है। तो इस तरह से एक पश्चिमी बोली का एक विपुल भंडार है बोलियों का। पूर्वी हिंदी में अवधी और बघेली आती है, छत्तीसगढ़ी का भी हम बात कर ही रहे हैं। राजस्थानी हिंदी के अंदर मारवाड़ी वगैरह आती, बिहारी में खास बात करें तो मैथिल का खूब बड़ा एक विपुल साहित्य है। विद्यापति ने इसे खूब समृद्ध किया है मैथिल साहित्य को। पहाड़ी हिंदी गढ़वाली कुमायूं में चलती रहती है। तो इस तरह से हम कहें तो हमारी जो बोलियां हैं वो हमारे हिंदी साहित्य को समृद्ध करती रहे हैं। और जब हम हिंदी साहित्य की बात करते हैं तो इसमें सारी बोलियों का योगदान हो जाता है, सिर्फ खड़ी बोली की बात नहीं रहती है। तो अभिलाष दवे जी, आप खुद एक कवि हैं जी, और हिंदी में लिखते हैं आप जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे हमारी आज की चर्चा के संबंध में? देखिए, हिंदी के जो स्वरूप है और उसका विकास हमने काफी विस्तार से समझा है यहाँ पर के हिंदी का विकास मूलतः बोलियों से शुरू हुआ है, आंचलिकता से शुरू हुआ है। देश का जब स्वाधीन हुआ उसके बाद जिस प्रकार से हिंदुस्तान एक राष्ट्र के रूप में माना गया, उसी तरह से भाषा भी जो है हिंदी के रूप में ज्यादा विकसित हुई और ज्यादा इसमें हिंदी का विकास हुआ है। हिंदी अभी तक हम लोगों ने चर्चा बहुत की, यहाँ छूट गई जो चीजें वो मैं भी कहूंगा कि हिंदी के विकास में उर्दू का भी उतना ही योगदान है जी। आज हम साहित्य में हिंदी साहित्य जब पढ़ने जाते हैं, दुष्यंत कुमार जी ने पहली बार हिंदी गजल के नाम से शुरू किया। आज हर नया लेखक, हर नया कवि गजल से प्रभावित होता है और गजल लिखने की कोशिश करता है। यहाँ तक कि अलग अलग भाषाओं में भी गजल हमको मिलती है। तो ये विधा है गजल, उर्दू की विधा है, लेकिन हिंदी में एक साहित्य की विधा अच्छी तरह से समा गई है। और इसी तरह से अब यहाँ छोटी सी बात मैं और इसमें जोड़ना चाहूंगा कि भाषा का विकास जो है उसके साथ में उसको पढ़ने वाले, बोलने वाले, लिखने वाले तीन एक साथ जब होते हैं तब या तीनों की संख्या में समुदाय में विस्तार होता है, तब उसका विकास माना जा सकता है। उसको बोलने वाले कम होंगे तो उसका विस्तार नहीं होगा कभी भी। जैसे संस्कृति है, इतनी समृद्ध भाषा क्लिष्ट हो गई कि संस्कृत छूट गई, अलग हो गई। आज हमारी भाषा होने के बावजूद भी आज हमसे संस्कृत दूर हो गई। ऐसी परिस्थितियां हिंदी ने जैसे बोलियों के स्वभाव को, बोलियों के आचरण को स्वीकारा है, उसी के साथ एक बात और भी, बोलियों के साथ हिंदी को और आगे विकसित होना है तो ये स्वीकारना पड़ेगा कि अलग अलग ज्यादा हम ग्रामेटिक ना हो, ग्रामर को ज्यादा उस पर हावी ना होने दो, है ना, तो इसका विकास पूरे हिंदुस्तान के अंदर में फैलने के लायक हो जाएगा। मतलब बहुत रूढ़ीवादी न रहे, हम परंपरावादी रहे। हम परंपरा को लेके चलें, रूढ़ियों को छोड़ते चलें। जो भाषा को विकास में मैंने व्याकरण को कहा, अगर हम पूरी तरह से व्याकरणवादी हो जाएंगे तो वो उसका स्वरूप खराब हो जाएगा, उसका कलेवर भी बदल जाएगा। तो लिपि जो है भाषा, हिंदी की लिपि जो देवनागरी लिपि है, जैसे भाई ने बताया अभी, जहां भी इस देवनागरी लिपि को स्वीकारा जा रहा है, जैसे मैं अगर छत्तीसगढ़ से आया हूं तो छत्तीसगढ़ी साहित्य आज वहां के बस्तर का जो है बेतरी हो या हल्बी साहित्य है, ये सारे साहित्य जो है वो हिंदी लिपि में लिखे जा रहे हैं और बड़े विस्तार पर प्रचुर मात्रा में लिखा जा रहा है। वहां का हर व्यक्ति हिंदी छत्तीसगढ़ी लिखने में प्रवृत्त हो रहा है। तो हमको हिंदी की उपभाषा के रूप में कहें या
सामूहिक भाषा, समूह में माने, इस तरह से ऐसी चीजों को हमको भाषा हिंदी के समूह के मतलब है हम सब एक ही परिवार के, उसके अलग अलग भाषा परिवार यहाँ एक बात मैं जोड़ना चाहूंगा मैं कि हमारी इतनी सारी बोलियां हैं, इतनी भाषाएं हैं, लेकिन यहाँ पे हम पूरी तरह से मिलजुल कर रहते हैं। हर भाषाएं एक दूसरे से जुड़ करके आगे बढ़ती है और वही किसी भी भाषा की सुंदरता है और किसी भी भाषा की प्रगति भी उसी में है। जैसा कि अभी अभिलाष दवे जी ने कहा कि अगर एक भी जना या उसमें रचना करने वाला या उसका उपयोग करने वाला की संख्या कम होगी तो फिर उस भाषा का विकास नहीं होगा। कि एक जो प्रवृत्ति इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के विकास के साथ जो दिखी जा रही है वो ये है कि पढ़ा लिखा लोग, आज जो शिक्षित लोग हैं, वो हिंदी बोलना चाहते हैं लेकिन पढ़ना लिखना नहीं चाहते। ये एक प्रवृत्ति आ रही है। इसको मैं कैसे उदाहरण के रूप में दूंगा कि आज रोमनीकरण कर रहा है हिंदी का, मोबाइल से हो या अन्य जितने भी साधन से। संदेश भाषा हिंदी होगी लेकिन लिखी अंग्रेजी में जा रही है। इससे मुझे इसका औचित्य नहीं लग रहा है जी। और जबकि तकनीक ने हमारा इतना भी साथ दिया है कि आप वो उसका फोनेटिक ट्रांसलेशन आप लिखें तो उसका तुरंत देवनागरी में लिख करके आ जाता है। तो ये एक व्यक्ति विशेष जो है उनकी अपनी समस्या है कि वो उसका चयन कर ले, उस सुविधा का चयन कर ले, तो हिंदी में काम करना बहुत आसान है। और इस परिचर्चा का समापन करने से पहले कुछ आपकी कलम से रसधार रही है, उसका हम आस्वादन करना चाहेंगे। जी, मैं मुक्तक से अपनी बात पूरी कर लूंगा जी। सरस्वती का अनुपम वर है अपनी माँ हिंदी, धर्म कर्म संस्कृत का स्वर है अपनी माँ हिंदी। तुलसी सूर कबीर बिहारी केशव से बेटे फिर कैसे बेबस बेघर है अपनी माँ हिंदी। और मैं सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि प्रगति पंथ पर यदि तुम्हें चलना सीना तान, प्रगति पंथ पर यदि तुम्हें चलना सीना तान, होठों पर हिंदी रखो दिल में हिंदुस्तान, दिल में हिंदुस्तान। बहुत खूब, बहुत अच्छा। आप दोनों महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री चंद्रमोहन तिवारी जी, श्री अभिलाष दवे जी, आप दोनों पधारे और एक अत्यंत रोचक, विचारोत्तेजक और ज्ञानवर्धक चर्चा से हमें लाभान्वित किया। बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, ये थी एक चर्चा स्थानीय बोलियों से बढ़ती हिंदी के विषय पर, जिसमें भाग ले रहे थे श्री चंद्रमोहन तिवारी और श्री अभिलाष दवे। इस चर्चा का संचालन कर रही थी दीपशिखा दुर्गापाल। हिंदी में काम करना आसान है। सीधे सरल शब्दों से शुरुआत कीजिए, राह अपने आप बनती चली जाएगी। आप सबको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।